प्यारे विद्यार्थियों, टर्म 1 का जो केमिस्ट्री का आपका मॉडल पेपर जारी किया गया है, इसका हम सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देखेंगे। इससे पहले मैंने आपके जो सॉल्यूशंस करवाए हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, आपको पहले बता देता हूँ। इंग्लिश आपका कंप्लीट करा दिया गया है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट आपका है, जैसे कि बायोलॉजी, बायो करवा दिया गया है। बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ करवा दिया गया है। इकोनॉमिक्स करवा दिया गया है। केमिस्ट्री आप देख रहे हैं, जैसे जैसे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं वैसे वैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मैक्सिमम कमेंट करिए जिसको भी जितने सॉल्यूशंस चाहिए। आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स आपका, कॉमर्स एंड साइंस, सभी के सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो सभी मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। फॉर हैप लैटिस द एज ऑफ एज लेंथ इज इक्वल टू। तो यहाँ पे सीधा पूछा गया है, हैप जाली के लिए जो है किनारे की लंबाई किसके बराबर होती है? तो वो होती है, आपको सभी को याद होगा, अगर हैप लैटिस आपने पढ़ लिया है तो होती है कितनी? 2r के बराबर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2r। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, द एम्प्टी स्पेस इन हैप अरेंजमेंट इज। तो यहाँ पूछा गया हैप व्यवस्था में रिक्त स्थान जो है कितने परसेंट होता है? तो होता है 26%। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्काली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू। तो किसकी वजह से होता है जनरली ड्यू टू? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ सेंटर की वजह से। किसकी वजह से होता है? ये एफ सेंटर की वजह से होता है। ध्यान रखेंगे आप। ठोस क्षार धातु में हैलाइड में रंग का प्रकट होना आमतौर पर किसके कारण होता है? तो एफ सेंटर के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 नंबर। द नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, H2O होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में कितने हैं? आपका हाइड्रोजन का आपका कितना होता है? 1 होता है, और 16 होता है आपके ऑक्सीजन में। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो 1 + 1 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 16 अणु होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 18। 18 ये हो गया, कितना बोल रहा है? 180 ग्राम में। तो 180 अपॉन में 18, तो 18 से 18 कैंसिल आउट, तो 10 आपका आ गया। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है, विलेन की मोलैलिटी जो है वो कैसी होती है? तो यहां पर देखिए आंसर कौन सा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है इसका डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। डेफिनेशन आपको याद होगी मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन का। इसके बाद आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे। आयोनिक सॉल्यूशन हैव आयोनिक आइसोटोनिक, सॉरी आयनिक नहीं, आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो विलयन होता है, वो क्या होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेम ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है? समान ऑस्मेटिक दबाव होता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो निम्न में से सबसे उच्चतम आयनायन एंथैल्पी किसकी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपने समझा। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। इसमें है सीधा सीधा, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज डैश। तो प्योर फॉर्म आपको बताना है, प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर्स तो लिखा है लेकिन ये प्योर हो जाएगा। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज, तो उसको बोलते हैं रफ आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा रफ आयरन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HClO4। तो Cl तो आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 टाइम्स क्या है? ऑक्सीजन है, तो ये आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड से 3 जुड़ जाएंगे, एक आपका सिंगल बॉन्ड से, और साथ ही साथ आप इसके साथ में क्या कंबाइन कर रहे हैं? H, तो इस H लग जाएगा। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, alkyl halides RX reacts with Mg magnesium is in dry ether to form। क्या पर फॉर्म करता है? गिरनार्ड रिजेंटेंट फॉर्म करता है। ये आपको अच्छी तरह से गिरनार्ड वाला अगर आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा कि जब भी अल्काइल हैलाइड्स जो रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम से, तो वो ड्राई ईथर फॉर्म करते हैं। तो वो क्या ड्राई ईथर फॉर्म होता है, तो क्या होता है? इन ड्राई ईथर में गिरनार्ड रिजेंट प्रोड्यूस होता है। 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक रिएक्शन दी रखी है, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, देन इट रिएक्शन विल बी एज
क्या हो जाएगा, CaO Cl2S2O, बिल्कुल सही। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 नंबर। इसमें हाइब्रिडाइजेशन इन ICl7 इज, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। इसकी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इसकी संकरण जो है वो कितनी होगी ये आपको बताना है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर इसका सही होना चाहिए, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12वां क्वेश्चन जो है ना, इसमें आंसर अवेलेबल ही नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जो 12th नंबर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। अब आंसर सही नहीं है तो गुरुजी एक चीज मेरे को आप बता दो कि आंसर सही नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको मुझे बताना है। तो आशा करता हूँ कि आप कमेंट जरूर करेंगे। आपके मॉडल पेपर्स के लिए भी कमेंट करते रहिए ताकि आपके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करता रहूँ। तो इसमें आपका सॉल्यूशन में इसमें ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12 लिख करके उसका आंसर बताएं कि आपका हाइब्रिडाइजेशन इन ICl7 में क्या होगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है 13, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेट एल्यूमिना इनटू एनहाइड्रस एल्यूमिना इज कॉल्ड कैल्शिनेशन। क्या कहलाती है ये? कैल्शिनेशन प्रक्रिया कहलाती है। कैल्शिनेशन को हिंदी में भी आप जानते हो अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं? चलो अगर आपके पास याद हो तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, C6H5OH कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ में आपका रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? ये देगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो यहाँ पे कौन सा है आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर में, अल्कोहल फर्मेंटेशन इज ब्रॉट आउट बाय एक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट की वजह से जो है अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है। अब इसके बाद में आ जाइए, यहाँ पे फिर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI गिव्स। अब यहाँ पर जो है आपको बताना है। तो देखिए CH3 तो आपका एज इट इज आ जाएगा, CH से ये जुड़ा हुआ है तो CH भी आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ये वाला H जो है इससे के साथ कंबाइन होकर के सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा और I जो है अलग होकर सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो I आपका इस तरह से चला जाएगा और CH3 हो जाएगा, क्योंकि ये H कंबाइन हो रहा है इसमें। ये ऑलरेडी CH है तो ये CH2 से CH हो जाएगा, ये CH अपने आप है तो CH रहेगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए, विच इज़ नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सा नहीं है इसमें? तो सुक्रोज जो है रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, सभी को अच्छी तरह से पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। DNA हैज डीऑक्सीराइबोज ए बेस एंड थर्ड कंपाउंड इज। देखो DNA होता है, उसके पास में क्या, DNA के पास डीऑक्सीराइबोज होता है, एक बेस होता है, तो थर्ड कंपाउंड कौन सा होता है उसमें? तो थर्ड कंपाउंड होता है फॉस्फोरिक एसिड। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ वाटर इनसॉल्युबल विटामिन इज ई। विटामिन ई इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है, ए कोपोलीमर एग्जाम्पल इज डैश। तो कोपोलीमर एग्जाम्पल किसका है? तो आपको अच्छी तरह से होगा, ये एग्जाम्पल जो है ये किसका है? PMMA का। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो मुझे फुल फॉर्म जरूर कमेंट करें, फुल फॉर्म, ठीक है गुरुजी। चलो देखते हैं आप कितना कमेंट कर रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, H2S is a gas while H2O is liquid at room temperature, explain है। तो देखो भैया, ये जो आपका है H2S और यहाँ पे H2O है। अब H2O में जो है आपका ऑक्सीजन और ऑटम में जो होता है, क्या होता है इसमें जो बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव की, वो ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल में ज़्यादा होती है कंपेयर टू द H2S। इसीलिए जो है ये आपका क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो चलिए देखिए, बोथ H2S एंड H2O अंडरगोस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों ही में हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर रहते हैं या जाते हैं, या कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब दोनों ही इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग से गुजरते हैं या जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर एटम, हैंस जिसमें ऑक्सीजन एटम इज, तो ऑक्सीजन जो एटम होता है, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये सल्फर से क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। हैंस स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H2O molecules is much greater than the strength of hydrogen bonding between H2S molecules।
Consequently, H2O is a liquid while H2S is gas. अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब नतीजन क्या होगा, आपका H2O जो है द्रव अवस्था में और H2S जो है वो गैस अवस्था में होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है एच आई इज स्ट्रोंगर एसिड देन HF, वाई, तो यहाँ पे आपको बताना है सीधा सीधा। तो देखिए HI जो है इसमें आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रो, इसमें जो आई है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड इट हैज लार्ज साइज, दो चीजें कंडीशन है HI में। देयर फॉर बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज वीकर, जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लार्ज साइज होगा वो कितना बॉन्डिंग वीकर हो जाएगा। इट विल ईजिली स्प्लिट इनटू कंपैरिजन ऑफ HF, तो HF से ये क्या है आसानी, HF की तुलना में जो है इसको आसानी से तोड़ना संभव है। ड्यू टू मोर लिबरेशन ऑफ H प्लस आयन, HI इज स्ट्रोंगर एसिड, जब ज़्यादा H प्लस आयन अगर HI से देता है तो ये स्ट्रोंगर एसिड की तरह रिएक्ट या एक्ट करता है। सी है वाई इज हेलियम, हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस, तो आपको सभी को पता है डाइविंग एपरेटस में इसलिए होता है कि हीलियम जो है ये लेस सॉल्यूबल होता है, कितना होता है, लेस जो है सॉल्यूबल, लेस सॉल्यूबल होता है, लेस सॉल्यूबल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो वेरी लिटिल सॉल्यूबल इन ब्लड, ठीक है, क्या होता है हीलियम। लेकिन इसकी जगह अगर नाइट्रोजन यूज करते तो मोर जो है आपको सोल्यूबल होता है, इसलिए हम जो हीलियम का यूज़ करते हैं जो ब्लड में लेस सोल्यूबल होता है, रिड्यूस कर देता है डिकम्प्रेशन एंड कॉज लेस डिस्कम्फर्ट, इसके द्वारा लेस डिस्कम्फर्ट होता है जब नीचे की तरफ जाते हैं सी के अंदर, इसीलिए जो ड्राइवर ब्रीथिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिव द ज्योमेट्री ऑफ XeF4 और XeF6, दोनों ही ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 के पेपर में आ चुका है, किसमें, जैक बोर्ड में, इसमें जैक बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन 12th क्लास में, दोनों ही स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने करवाए थे, ये आपका सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, XeF4 है तो XE को सेंटर में रखिए, एक आप जो है रेक्टेंगल बनाइए, F कॉर्नर पे डाल दीजिए और दो आप XE4 के लिए जो यहाँ पर पेयर बॉन्ड बना दीजिए। इसी तरह से Fe6 है तो वही आपका चार जो है रेक्टेंगल रहेगा इसमें भी, और F जो है चारों तरफ जुड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे दो जो है F बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ 4F था, यहाँ पे 6F है, तो दो F को हम निकालते हुए बीच से कहीं से भी, इधर से या इधर से, इस साइड से भी निकाल सकते हैं और ऊपर से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये स्ट्रक्चर XeF6 और XeF4 का। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वाई इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस। अब यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि जो इंटर मॉलिकुलर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन, तो हेलोजन से ज़्यादा क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड एनर्जी है ना इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की वो लेस होती है, किससे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेलोजन से, ठीक है। इसीलिए जो ऑर्बिट में जो है ये डिसिमिलरिटीज शो करते हैं और लेस इफेक्टिव भी होते हैं। हेंस इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन द हेलोजेंस। इसके बाद सी पार्ट में पूछा गया है, वाई इज येलो फॉस्फोरस केप्ट अंडर वाटर, तो आपको जाता ही पता होगा कि फॉस्फोरस जो है ये हाईली रिएक्टिव मटेरियल है विद एयर, तो फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर वायु के अंदर इसको खुला छोड़ दिया जाता है फॉस्फोरस को तो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है ये, और हवा के संपर्क में आते ही क्या पकड़ लेता है, ये आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम एटमॉस्फेयर एयर, यानी कि जो वातावरण के वायुमंडलीय मतलब वायुमंडलीय संपर्क में आने से बचाने के लिए फॉस्फोरस को हम जो है किस में रखते हैं, कैप्ट अंडर द वाटर, ठीक है, इसको जल में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें आपसे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, फोर्थ फ्लोटेशन में आपका जो सल्फाइड अयस्क है इसके सांद्रण के लिए प्रयुक्त जो फोर्थ फ्लोटेशन, आप फोर्थ फ्लोटेशन जानते ही होंगे, फोर्थ मतलब वो झाग पल्लवन विधि हिंदी में बोलते हैं इसको, तो एक्सप्लेन द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर और, तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए प्रयुक्त झाग पल्लवन की प्रक्रिया जो है वो कैसे आप बताएंगे, वो बताना है। तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द
वेटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ये किस पे है? ये अलग अलग जो है सांद्रण के ऊपर डिपेंड करती है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स एंड इट इज ए physical chemistry phenomena based on the differences in weightability of different materials minerals. The general idea is that the ore particle yani sulfide ore are weighted by oil, whereas gang जो होता है gang particles are weighted by the water। ठीक है। इन द अदर वर्ड्स अगर हम बोले, फोर्थ फ्लोटेशन इज अ प्रोसेस फॉर सेलेक्टिवली सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स फ्रॉम हाइड्रोफिलिक। बस ये है सिंपल सा डेफिनेशन या सिंपल सा प्रोसेस। अब आते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा, व्हाट इज रेस, ये रेस दोबारा लिख दिया है, रेशमिजेशन। रेशमिरेशन क्या होता है ये आपको बताना है। रेशमिराइजेशन भी बोलते हैं, रेशमिरेशन भी बोलते हैं, आपकी मर्जी है आप क्या इसको बोलेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एंटोमर इनटू रेशमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेशमिजाइजेशन। ठीक है। इसके बाद आते हैं बी पार्ट पे, एक्सप्लेन गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग बाय ट्रीटिंग द बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट सॉल्यूशन विद कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड in the presence of copper powder reaction you can see here। ये रिएक्शन आपको क्या दे रहा है, C6H5। अब यहाँ पर जो है इसको किससे हम कर रहे हैं, इसको Cu की प्रेजेंस में, देखो आप कोरेस्पॉन्डिंग जो है ये आपका कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में हम इसको कर रहे हैं। और ये जो है आपको फिर से क्या दे रहा है, ये इंट्रोड्यूस आपको जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये क्या बोलता है, ट्रीट करने के बाद में जो है इन दिस रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट, यानी कि क्लॉकवाइज, और टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। यही होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। बी पार्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैन्स एमोनोलाइसिस। एमोनोलाइसिस बताना है हॉफमैन का। तो इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द एल्कोहलिक एमोनिया सॉल्यूशन टू गिव क्या, प्राइमरी एमीन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इफ द एल्काइल हैलाइड इज इन एक्सेस, अगर ये एल्काइल हैलाइड की मात्रा ज्यादा है तो सेकेंडरी जो है आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। सेकेंडरी और टार्टरी अमाइन दोनों मिलेंगे, यानी द्वितीयक और तृतीयक अमाइन जो है फॉर्म होंगे। और टार्टरी अमाइन को अगर तृतीयक अमाइन जो हमारे को मिलेगा, तृतीयक अमाइन को फिर से फर्दर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड जो है आपको मिलेगा। थर्ड अमाइन मतलब ट्राइटरी अमाइन या तृतीयक अमाइन जो मिलेगा उसको फिर से अगर हम अल्काइल हैलाइड से क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट जो है प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हुआ? तो यही होता है हॉफमैन एमोनोसिस। अब इसके बाद आते हैं डिफाइन इन्वर्जन। आ जाइए। तो इसमें क्या है, इन्वर्जन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज रिवर्स्ड फ्रॉम डेक्सटोटरी यानी कि डी टू लेबोरेटरी एल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन और वाइस वर्सा। इसके बाद आते हैं बी पार्ट पे। वाई क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स। तो क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैसियस फॉस्जीन। जो है क्लोरोफॉर्म्स धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर वो एयर के साथ में प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर, और एक प्रोड्यूस करता है बहुत ही जहरीली गैस जिसको बोलते हैं फॉस्जीन। और इस फॉस्जीन को प्रोड्यूस ना होने देने के लिए हम द स्टोर इन क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल्स। और पार्ट में आपसे पूछा गया उसकी बात करते हैं। वाई इज टाइमली chloride method preferred for preparing alkyl chlorides chlorides alkyl chlorides from alcohol। तो आपको बताना है। तो देखिए टाइमली क्लोराइड इज प्रिफर्ड
to prepare alkyl chloride from alcohol because the byproduct formed in the reaction are SO2 and HCl which are in gaseous form। ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं SO2 और HCl ये दोनों कौन से फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म में, एंड स्पेक escape into the atmosphere leaving behind the pure alkyl chlorides। और ये गैसियस फॉर्म की वजह से इस रिएक्शन में जो है ये कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और ये केवल प्योर एल्काइल क्लोराइड्स को वहाँ पे छोड़ देते हैं। इसलिए जो है यही जो है मेथड प्रिफर्ड किया जाता है। इसके बाद एक्सप्लेन करना है आपको रेजोल्यूशन को, तो रेजोल्यूशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। द सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन इनटू प्योर एंड एंटियोमर्स इन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। सीधा सा है इसमें कि रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन जो होता है ये होता है आपका कि आपका सेपरेशन करना रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन इनटू प्योर एनाटोमर्स। ठीक है, इसके बाद में आपका रेजोल्यूशन क्या और भी हम कह सकते हैं, रेजोल्यूशन इज ए यूनिक टेक्निक ऑफ सेपरेशन because it is used to separate the compounds which are having same chemical and physical properties। तो रेजोल्यूशन जो है ये सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस या कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन रीमैन ट्रीमैन रिएक्शन। तो रैमन टेमन रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन फिनॉल जो H6H5OH इज ट्रीटेड विद CHCl3 यानी कि जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में एन एल्डिहाइड ग्रुप जो है H सिंगल बॉन्ड CHO इज इंट्रोड्यूस्ड एट द ऑर्थो पोजिशन। ऑर्थो पोजिशन पे कौन सा आपका सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड CHO जो है जुड़ता है पोजिशन ऑफ द बेंजीन रिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ O हाइड्रोक्सी बेंजल हाइड। द रिएक्शन इज पॉपुलरली नॉन एज रीमैन टेमन रिएक्शन। यहाँ पे इसकी रिएक्शन हमने दे रखी है जो आपका फिनोल है, आप देख सकते हैं फिनोल का स्ट्रक्चर है। इसके बाद साथ में जो है हम क्या कर रहे हैं, फिनोल का आप जानते ही फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम अगर इस तरह से आप बेंजीन रिंग बना सकते हैं या फिर लिख सकते हैं CH5OH। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। जब इसको हम ट्रीट करते हैं CHCl3 जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है जिसको हम बेस के रूप में भी ले लेते हैं, और बेस में अगर हम चाहें तो हम क्या ले सकते हैं NaOH। ठीक है, ये बेस के प्रेजेंस में यानी कि NaOH के प्रेजेंस में जो है इस रिएक्शन को कराते हैं। तो एसिड वर्कअप होता है यहाँ पर, और जो हमारे को मिलता क्या है तो इंट्रोड्यूस करता है ऑर्थो पोजिशन पे। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो है आपका हाइड्रोक्सी बेंजिल हाइड। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसका और पार्ट, अच्छा मैंने एक और डेफिनेशन जो दी है, कई बच्चों को क्या होता है कि कुछ डेफिनेशंस आसानी से याद नहीं होती। देखिए ये वाला, रीमैन टेमन रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन वेयर फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल हाइड यूजिंग क्लोरोफॉर्म ए बेस एंड ए एसिड वर्क अप। ठीक है, तो आप चाहें तो ये डेफिनेशन लिखें या ये डेफिनेशन लिखें, आपकी मर्जी है, रिएक्शन आपको यही लिखना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बी पार्ट में पूछा गया एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ब्यूटेन। तो द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट इन ए कंपाउंड। सीधा सीधा बात है, पहली बात तो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसी भी कंपाउंड में होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी देखते हैं प्रोपेनॉल में क्या होता है, देयर इज एन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवाल फोर्सेस दोनों होते हैं प्रोपेनॉल में, वेयर इज इन ब्यूटेन ए वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज द ओनली फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। केवल इसमें देखो, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्रोपेनॉल में और वंडरवाल भी होता है, लेकिन ब्यूटेन में जो है केवल वीक वंडरवाल फोर्सेस होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। इस वजह से देयर फोर प्रोपेनॉल हैज हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 390 केल्विन एज कंपेयर टू द ब्यूटेन 309 केल्विन। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है 28 नंबर एक्सप्लेन विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या बोलता है यहाँ पर देख लीजिए,
इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल एज वेल एज मिक्स्ड ईथर, दोनों ईथर बनाने के लिए यूज़ होता है। विलियमसन सिंथेसिस किस लिए यूज़ होता है? ईथर बनाने के लिए मेथड है ये ध्यान रखना कि ईथर मेथड है ये। और ये इसमें सिंपल ईथर भी और मिक्स ईथर दोनों ही बनाए जा सकते हैं। और अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर्स। तो यहाँ पर देखो इस तरह का ये आपका यहाँ पर आ जाएगा रिएक्शन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका इस तरह से आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके बाद में आप रिएक्शन लिखना चाहो तो रिएक्शन नीचे की तरफ दिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर जो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है 10 मिथाइल ऑक्साइड ऑन हीटिंग, जब इसको हीट कर रहे हैं तो विद एल्कोहलिक सोडियम मेथॉक्साइड फॉर्म्स डाइमिथाइल ईथर। तो यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर जो है आपको प्राप्त होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर CH3 जो है इसको हम कर रहे हैं और यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर जो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में केमिकल्स को प्रोवाइड करें, कंपाउंड्स को प्रोवाइड करके जब इसको लिखेंगे तो डाईइथाइल ईथर एंड सोडियम क्लोराइड, देखिए डाईइथाइल ईथर एंड सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम इथॉक्साइड एंड क्लोरोइथेन रिएक्ट। तो यहाँ पर आपका दोनों चीज़ें हैं, क्लोरोइथेन और सोडियम ऑक्साइड। द रिएक्शन इज डिस्प्लेड बिलो। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दी गई है, आप देख सकते हैं। रिएक्शंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए, क्लासरूम में आपने अच्छे से सीखा होगा, इसकी प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा। इसके बाद बी पार्ट में जो है राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। आईयूपैक नेम बताना है। तो अगर हम यहाँ से सीधे सीधे देखें तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका, तो 1 2 3, इधर से भी करूँ तो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे कर लूँ, या फिर यहाँ पे 1 2 और 3। तो मैं देख रहा हूँ कि किसी तरफ से चलूँ तो आपका जो पेयर बन रहा है वो 2 पे ही आ रहा है, CH3, ठीक है। और CH3 अगर 2 पे आ रहा है तो सीधे सीधे क्या होगा, 2 मिथाइल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। और 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे अगर मैं इधर से काउंट करूं इस तरफ से, तो 1 पोजीशन पे जो है आपका अल्कोहल है। और मैं देख रहा हूं अगर मैं इस पोर्शन को लेता हूं 1 2 3, तो 3 पोर्शन पे भी अल्कोहल है आपका। अगर मैं ऊपर वाले कंसीडर करूं 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 पोजीशन पे अल्कोहल है और यहाँ पर भी 3 पोजीशन पे अल्कोहल है। तो मैं लिख सकता हूँ 1,3 डाईओल, क्योंकि 2 बार अल्कोहल है तो डाईओल। तो ये इसका आयुपेक नेम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 29 में जो है ए पार्ट में आपसे पूछा गया है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी अल्कोहल बाय ल्यूकस टेस्ट। बहुत सिंपल सा है, घबराने की टेंशन मत लेना भाई। यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं इजी लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है। अब ये इजी लैंग्वेज किस लिए है कि हर स्टूडेंट्स जो है आसानी से इसको समझ पाए। देखिए लूकस टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टरी अल्कोहल। तीनों अल्कोहल्स के बीच में जो है अंतर करने के लिए लूकस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब लूकस रिगर्जेंट जो है कंसिस्ट ऑफ इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एन एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। इसका जो है ये क्या करते हैं हम इसमें कंसिस्ट करते हैं इस मिक्सचर को, जो रिजेंट यूज करेंगे हम उसमें कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 होगा। अब ये क्या करेगा, देखिए कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी है फिर सेकेंडरी है या टर्टियरी है, कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे, हम कैसे पहचानेंगे। देखो इफ टर्बिटी अपीयर्स इमीडिएटली, बिल्कुल तुरंत जो हमें प्रभाव मिलेगा तो वो अल्कोहल जो है आपका टर्टियरी होगा, ठीक है, तृतीयक अल्कोहल होगा। अगर जो टर्बिडिटी अपीयर्स इन अबाउट 5 to 6 मिनट्स, मतलब थोड़ा सा समय ले, इमीडिएट जो है ना दे आपको, तो वो अल्कोहल जो होगा वो सेकेंडरी होगा। लेकिन अगर टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग, देखो इमीडिएटली दे देगा तो थर्ड वाला अल्कोहल होगा, लेकिन अगर 5 से 6 मिनट में देगा तो सेकंड अल्कोहल होगा। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसको हम हीट करेंगे, और हीट करते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, प्राइमरी मिलेगा। तो ये हमारे पास तीन जो है आसानी से मेथड जो है बताता है कि इस तरह से लूकस टेस्ट जो है हमारा काम करता है। तो इस तरह से आप लिख दोगे, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद है गिव वन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का तो 2 प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल जो है आपका इसका एग्जांपल है, जिसको हम CH3CHOH जो हम सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉफ्टी डिफेक्ट।
अब शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट इज एन टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट और इनपरफेक्शन इन ए सॉलिड विच इज कॉज्ड बाय ए vacant position that is generated in a crystal lattice due to the atoms or ions moving out from the interior to the surface of the crystal. इंटीरियर से क्या आ जाते हैं, बाहर सरफेस की तरफ आ जाते हैं. सॉफ्टी डिफेक्ट इज software defect in crystals is observed when equal number of cation and anion इक्वल नंबर, ध्यान रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस. ठीक है, दोनों इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं. तो आपका कैटायन और एनायन दोनों ही इक्वल नंबर में जो है मिसिंग होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हेयर 2A+ एंड आयन B+ आर मिसिंग. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है. ठीक है, तो इसको घबराने का नहीं. यहाँ पे जैसे ये A+ है ना, तो इसको भी आप A+ कर लो, कहीं भी A+ कर लो. दो जगह A+ दिखा दो, क्योंकि दो जगह हम A+ दिखाएंगे, दो जगह B+ दिखाएंगे. तो दोनों तरफ एनायन और कैटायन दोनों ही आपके इक्वली मिसिंग है. इसके बाद बी पार्ट है डिफाइन रेडियस रेशियो. व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए इसका रेशियो भी बताना है. डिफाइन रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है. रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कैटायन, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कैटायन टू द रेडियस ऑफ द एनायन इन आयनिक क्रिस्टल. तो ये किसका रेडियस ऑफ कैटायन है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन में रेडियस ऑफ एनायन. तो इस तरह से भी आप फॉर्मूला बेस भी लिख सकते हैं. और फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रेडियस रेशियो इज इन द रेंज ऑफ 0.414 टू 0.732. ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ध्यान रखना, कभी भी चेंज कर सकता है ये क्वेश्चन को. इसके बाद 31 में है स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. हेनरी लॉ को तो आप जानते हैं, बहुत सारी जगह पे यूज होता है. अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. बस ये है सिंपल सा एक डेफिनेशन हेनरी लॉ का, लेकिन बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है. अभी देखेंगे हम इसके प्रयोग भी. और हेनरी लॉ को अगर हम करें तो इस तरह से हमारा हो जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और P कह सकते हैं यहाँ पे KH जो है कांस्टेंट ले लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया तो इक्वल्स टू का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन लगाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएगी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से x इक्वल्स टू KH इंटू P. अब यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कौन सी चीज़ क्या है, आप चाहें तो लिखें, ना लिखें तो आपकी मर्जी है, बट मैंने लिखा है कि आपको समझ में आए. P जो है डिनोट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है, एटमोसफेयर अबव द लिक्विड, P को डिनोट करता है. उसके बाद में अगर C की बात करूं तो C क्या डिनोट करता है आपका यहाँ पर, तो C जो है ये डिनोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड गैस. C क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड गैस. उसके बाद में KH जो है आपका ये हेनरी कांस्टेंट है, तो हेनरी लॉज कांस्टेंट ऑफ गैस हमने इसको ले लिया, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू का साइन लगाया, इसलिए KH यूज हो रहा है. और यहाँ पर जो है एक छोटा सा आप देखेंगे ये x क्या है, तो ये x जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है. तो यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने लिखी हैं, आप इसको ध्यान से नोट कर लें. फॉर्मूला आपको याद रखना है. एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. तो डीप सी डाइविंग में, यानी कि जो तैराक जो जाते हैं नीचे समुद्र में, गोताखोर, उस वो यूज़ करते हैं. ठीक है, और इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स के फंक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है. क्लाइंबर्स और जो पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है. और जो कार्बोनेटेड बेवरेज जो होते हैं, जैसे कि आपका कोको कोला वगैरह, तो इन सब चीज़ों में भी इसको हाईली सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीज करता है. हाई प्रेशर जैसे आप खोलते हैं बॉटल को तो देखते हो कैसे गैस की तरह निकल जाता है, तो इसमें हेनरी लॉ यूज़ किया जाता है. इसके बाद बी पार्ट में डिफाइन टर्म कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. बहुत सिंपल सा है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये है इसका डेफिनेशन. इसके और पार्ट में है डिफाइन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, तो एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सचर. कौन से होते हैं ये, बाइनरी मिक्सचर होते हैं ऑफ सॉल्यूशन दैट हैव द सेम कंपोजिशन.
क्या होते हैं इसमें, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट थ्रू आउट द डिस्टिलेशन। पूरे डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान जो है इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूं इसमें, हालांकि एग्जाम्पल नहीं पूछा है, ऑफ an azeotropic mixture is mixture of ethanol and water in the ratio of 95.6, जो है ये कितना होगा, एथेनॉल होगा 95.6, और जो दूसरा वाटर का रेशियो होगा वो होगा 4.4। ये हो जाएगा आपका 100%। इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर ऑफ 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री पे ये बॉयल हो जाता है, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 78.5 डिग्री है। अन्यथा अगर ये केवल वाटर रहता तो आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में आते हैं, मोलैलिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैरिटी, वाई। तो मोलैलिटी को क्यों प्रीफर किया जाता है मोलैलिटी के ऊपर, तो देखिए मोलैलिटी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान रखना है कि मोलैलिटी किसका है, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है, विच कैन इफेक्टेड बाय द चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, वाइल द मोलैलिटी, जो मोलैलिटी होता है ये सिस्टम फंक्शन है जो कि मास पे डिपेंड करती है, और मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यू नो। तो यहाँ पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर का इसके ऊपर, जबकि आपका वॉल्यूम चेंज हो सकता है टेम्परेचर के दौरान। सो द मोलैलिटी इज प्रीफर्ड ओवर द मोलैलिटी टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। बस सिंपल ध्यान रखना है, ये आपका मोलैलिटी जो है ये फंक्शन ऑफ मास है, जबकि मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड बट मास नीदर बी चेंज और नोर बी डिस्ट्रॉयड। आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है ये, चाहे आप फिजिक्स पढ़ें या फिर केमिस्ट्री, दोनों में सेम लॉ चलता है। तो ये आपको डेफिनेशन इस तरह से लिख देनी है। 32 नंबर जो है इसमें ए पार्ट पूछा गया, व्हाट आर एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स भी आपको देने हैं, एग्जांपल्स भी लिखे हैं। देखिए एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स विच कांट बी क्रिएटेड इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है वो बन नहीं सकते, उसको हमें क्या करना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है बाहर से, फूड के द्वारा, विटामिन के द्वारा, जो भी, तो उसके द्वारा जो है हमारे बॉडी के अंदर ये बन नहीं पाते। कैन ओनली बी रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर फूड और डाइट कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो इनको हम डाइट से ही प्राप्त कर सकते हैं, हमारी बॉडी में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स को प्रोड्यूस कर पाए। और नॉन जो आपका नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके हम कह सकते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इसके एग्जाम्पल आप पहले तो ये देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे के सारे नॉन के हैं और ये एसेंशियल के हैं। जस्ट इसका अपोजिट लिख देंगे, यहाँ पे नॉन लगा देंगे, नॉन एमिनो एसिड्स क्या हो जाएंगे, एमिनो एसिड्स विच कैन बी क्रिएटेड इन आवर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे काउंट की जगह क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। डेफिनेशन लिखना भूल गया मैं, तो आप लिख लें यहाँ पे, जब आपका नॉन लग जाएगा, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, तो इसमें हो जाएगा एमिनो एसिड विच कैन, ये बन सकते हैं, ठीक है, इन आवर बॉडी, लेकिन ये नॉन एसेंशियल होते हैं, तो हमारा बॉडी बना लेता है, लेकिन जो हमारे को ज़रूरत होती है वो बना नहीं पाता, तो उसको हम इनटेक करते हैं थ्रू द डाइट और फूड, उसी को हम एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। नॉन के और एसेंशियल्स के दोनों के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप केवल 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल याद रखें, मैंने 4-5 लिख दिए हैं जो आपको याद होगा। लाइजीन है, वैलाइन है, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसमें। और इसमें एस्पेरेटिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, इस तरह से एलानिन है, ये सारे के सारे, ग्लाइसिन है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें आती हैं। इसके बाद में व्हाट इज ज्यूटर आयन, तो ज्यूटर आयंस क्या होते हैं, तो ज्यूटर आयंस इज ए मॉलिक्यूल दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीजन्स ऑफ चार्ज। इसके पास क्या होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इन द सॉलिड स्टेट एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयंस कॉल्ड जीटर आयंस। जीटर आयंस का अगर एग्जांपल देखें तो एक एमिनो एसिड जो है ये सॉलिड स्टेट में कैसे प्रेजेंस होता है, इसमें आपका नेगेटिव प्लस में पॉजिटिव दोनों ही चार्जेस होते हैं, जो कि डाइपोलर आयंस के रूप में विद्यमान होता है। उसके बाद में सी पार्ट है, व्हाट इज जीन, तो जीन तो आप जानते ही हैं, सभी लोग जीन से ही बने हुए हैं। जीन इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता की फंडामेंटल यूनिट है जीन, और इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये सेगमेंट है डीएनए का छोटा सा एक पार्ट है, दैट हैज इंफॉर्मेशन कोडेड इन इट्स
इन इट फॉर्म ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और ये जो डीएनए का पार्ट है इसमें इंफॉर्मेशन कोटेड रहती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के रूप में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बढ़ती जाती है। इसके बाद आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। आप चाहें तो अपने टर्म 1 के जो आपके सॉल्यूशंस क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे आपके, तो उनको आप पीडीएफ फॉर्म में अगर भेजते हैं तो आपको सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे। अगर आप सॉल्यूशंस के लिए सेंड करना चाहते हैं तो पीडीएफ बनाकर ही सेंड करें, अन्यथा उसके सॉल्यूशन नहीं किए जाएंगे। तो पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। आप कभी भी पीडीएफ भेजें तो सबसे पहले आप खुद देखें कि वो साफ़ है नहीं, तभी उसको भेजें। तो पीडीएफ फॉर्म में आप भेज सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, उनके सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। टर्म 1 के जो आपके एग्जाम होने वाले 15 तारीख से डेट शीट मैंने डाल दी, ऑफिशियली डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है। आपके मॉडल सेट सॉल्व करवा दिए हैं, जिस जिसके लिए कमेंट आ रहा है वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि आपके सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाएं। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला क्या गया है। तो यहाँ पे देखो, आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के डिफरेंसेस बताने हैं। बहुत इजी सा डिफरेंस होता है। देखिए, जो थर्मोप्लास्टिक होता है एडिशन ऑफ पोलोमराइजेशन से बनता है, ठीक है, पोलोमराइजेशन से बनता है, ध्यान रखना है आपको। और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक केवल पॉलीमराइजेशन एडिशन से बनता है। इसके अलावा जो है इसमें लॉन्ग लीनियर चेन होती है, ठीक है, इसमें 3D नेटवर्क होता है। ये ध्यान रखना है। बस सिंपली आप एक एक अंतर भी लिख देते हो, वन वर्ड में भी अंतर लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर सही होने चाहिए। उसके अलावा जो है ये जो है सॉफ्ट हो जाता है हीट करने पे, ठीक है, और स्टिफन हो जाता है कूलिंग करने पे। और जो है ये जो ना तो सॉफ्ट होता है हीटिंग करने पे, ठीक है, ये सॉफ्ट नहीं होता है हीटिंग करने पे, जबकि ये सॉफ्ट हो जाता है। और जो है ये एक्सपेंसिव होता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं। और थर्मोसेटिंग जो होते हैं ये कॉस्टली ना होकर के क्या हो जाते हैं, चीप हो जाते हैं, हर किसी के जो है आसानी से कोई भी परचेस कर सकता है। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है थर्मोप्लास्टिक सॉल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये सॉल्युबल नहीं होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसके अलावा जो है ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं, ठीक है, वीक, सॉफ्ट और लेस ब्रिटल होते हैं। सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होंगे, वीक होंगे, तो ये ब्रिटल जो है ये इसमें दरार जल्दी नहीं पड़ती है, आराम से जो है ये दरार नहीं पड़ती हैं। और ये हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इसलिए जो है आसानी से ये इसमें दरार पड़ जाती है, टूट सकते हैं इसको गिराने से, ये गिराने से नहीं टूटते हैं। और जो है आप देख सकते हैं रिमोल्डेड जो है ये रिमोल्ड कर सकते हैं, मतलब आप जो भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसको गला करके पिघला करके दोबारा से कोई ना कोई मटेरियल बनाया जा सकता है, जो कि आपका थर्मोप्लास्टिक है, उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल है। लेकिन जो आपका थर्मोसेटिंग है ये सेट हो जाता है, सेटिंग के नाम से ही आप देख सकते हैं सेट हो जाता है, तो इसके बाद में इसको दोबारा से तोड़ करके पिघला करके दोबारा मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, रिमोल्ड नहीं कर पाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है पॉलीथीन है, जो आपका थर्मोप्लास्टिक है वो पॉलीथीन एग्जाम्पल ले लीजिए। और बैकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है, जो कि नॉन रिमोल्डेड होता है। तो ये इसके आंसर हो गए डिफरेंसेस। इस तरह से आप कोई भी 5-6 डिफरेंसेस लिख सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बी पार्ट है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 66 एंड इट्स यूजेस। तो नाइलॉन 66 का प्रिपरेशन, थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी है, ध्यान रखना। नाइलॉन 66 is prepared by the condensation polymerization of hexamethylene diamine 1,6 डाईएमिनो हेक्सिन बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको पूरा नाम क्या है, 1,6 डाईएमिनो हेक्सिन। तो देखिए नाइलॉन 66 प्रिपेयर होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से, ये ध्यान रखना। ये कभी कभी एमसीक्यू भी बनता है, ब्लैंक स्पेस भी बनता है, वन वर्ड आंसर भी पूछा जाता है कि जो नाइलॉन 66 है वो कैसे बनता है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। और ये इसका कॉन्स्टिट्यूट कौन सा होता है जिससे बनता है, तो हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन जो है उसके द्वारा बनता है, जिसको हम 1,6 डाईएमिनो हेक्सेन बोलते हैं। विद इसको हम किससे ट्रीट कराते हैं, विद एपिडिक एसिड से, जिसको 1,6 हेक्सेन डाइओक एसिड बोलते हैं। और ये हाई टेम्परेचर पे जो है और हाई प्रेशर पे जो है इस रिएक्शन को कराया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका एपिडिक एसिड हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे एन जो है आपका एन नंबर ऑफ, वो जो नंबर कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर एपिडिक एसिड है, ठीक है। अब इसको जो है हम
ट्रीट करा देते हैं। तो ट्रीट कराते हैं किससे? इसको हम कराते हैं हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन से। ध्यान रखेंगे आप जो मैंने बोला आपको। तो इसको हम किससे कर रहे हैं? आपका एपिटिक एसिड को हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन से ट्रीट करा रहे हैं। अब जब इन दोनों को ट्रीट करा रहे हैं किस पे? हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कितना होता है? 553 केल्विन एंड हाई प्रेशर दोनों ही। जैसे ही हम इस पूरे रिएक्शन को ट्रीट कराते हैं, अब आगे जगह नहीं थी तो नहीं तो मैं ऐसे लिख देता, तो मुझे इसको नीचे की तरफ लिखना पड़ा ताकि आपको आसानी समझ में आए। तो यहाँ पर जो है ये जब ट्रीट होगा तो यहाँ पर जो है N के साथ में आपका H बॉन्ड जुड़ जाएगा। आपका C2H6 जो है हेक्सामिथाइलिन डाइइमाइन, इसमें से आपका CH26 इधर आ जाएगा और CH2 होल 4 जो इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा बनेगा, इसकी पावर N आ जाएगी बेस में। तो इस तरह से आपका बनता है। इसके रिएक्शन दूसरी तरीके से भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन मैंने इजी वे में इजी तरीका लिखा जिससे आपको ये रिएक्शन आसानी से याद रहे। बाकी अगर मैं लंबे तरीके से इस तरह से लिखता तो आपको ये रिएक्शन याद करने में थोड़ा सा मुश्किल होता। इसमें क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन वो आपका इसके साथ रहता है, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है और वो जुड़ जाता है आपके N के साथ में। इसी तरह से इधर भी N के साथ में, और इधर जो है आपका ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक तरफ तो आपका NN रहेगा, एक तरफ आपका CC रहेगा, बीच में आपका H2 4 रहता है और बीच में आपका H2 6 रहता है, CH2 6। और इसके यूजेस क्या हैं? तो नाइलॉन 66 इज यूज टू मेकिंग ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस, कारपेट्स एंड फैब्रिक्स। और नाइलॉन 66 इज वाटर प्रूफ इन नेचर, सो इट इज यूज टू मेक स्विम वियर्स, रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज। तो इस तरह से ये सारे के सारे सॉल्यूशन हुए आपके कंप्लीट। प्लेलिस्ट आ रही है जो इसमें आप सब कुछ देख सकते हो। प्लेलिस्ट को जरूर टिक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। कमेंट जरूर करें, जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको, ये क्वेश्चन इसमें मिस्टेक है उसका कमेंट जरूर करना है आपको, ताकि हमें पता चले कि आप कितने प्रिपेयर हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।